Today we are going to deal with the full concept of hybridization. I have told you the short trick for finding the hybridization in the previous video. You can watch my previous video and I will give the link in the description box. So we are going to study the full concept of hybridization. Hybridization actually means the intermixing of various atomic orbitals of same energy. ठीक है ना, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं. ठीक है ना, मान लीजिए एक एस मिक्स किया हमने और एक पी मिक्स किया. ठीक है ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या मिला, एस पी. एक एस मिक्स किया, दो पी मिक्स किए तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू. एक एस तीन पी, देन हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन्ड विल बी एस पी थ्री. अगर और हम क्या कर सकते हैं, एक एस दो पी, ठीक है ना, और एक डी मिक्स कर देंगे. ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, एस पी टू डी. अगर एक एस तीन पी दो डी, देन अरे डी स्क्वायर नहीं है यहाँ, डी टू है, मतलब डी प्लस डी, दो डी हैं. ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू. ऐसे करके कि ये इंटरमिक्सिंग हम कर रहे हैं वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो हमें मिल रहा है हाइब्रिडाइजेशन. इसी को कहते हैं क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है ना, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है. हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमारा यही है. ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को. तो दोस्तों मैं हाइब्रिडाइजेशन में बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ थोड़ा बहुत. तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप लोग कहीं कहीं मिलेगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए हम जब स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी की ऑर्बिटल्स को इस तरह से मिक्स करेंगे कि वो जो नई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें मिलेगी, मान लीजिए sp3 मिलेगी, तो sp3 में हमारे अलग अलग वो क्या होंगे, एटम्स स्टोर होंगे. ठीक है ना, तो उन ऑर्बिटल्स, उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी. हम स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करेंगे और हमें सेम एनर्जी की सारी ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी, उनमें हम एटम्स को स्टोर करेंगे. अब किसी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल होगा. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डील करेंगे थोड़ा और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं. तो हम लोग यहाँ एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे BeCl2. ठीक है ना, इस एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट. देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ निकालेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, एकदम जो हमारा बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे. हम यहाँ जानते हैं हम लोग क्या बेरिलियम के लिए Z यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. ठीक है ना, 1s2 2s2 ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यानी हम इसकी ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं. s में दो इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, ये आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा. 1s2 2s2 1s2 2s2 और भी एक खाली भी हो जाएंगे, लेकिन तो दूसरी शेल में हम पहुंच गए ना. देखिए 1s 2s और 2p भी तो आ जाएगी. ठीक है ना, हालांकि 2p इम्पटी होगी, जीरो होगा. ठीक है ना, तो देखिए s ये न्यूक्लियस के पास होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तकनीक दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को. देखिए यहाँ पे 2s और ये p ये ऐसे p तीन होते हैं ना, इसलिए देखिए ये px, ये pz और ये py. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट. कैसी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है. हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए. एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं हटते हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियस थोड़ा दूर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हट जाएंगे. आप लोग क्यों हट जाएंगे वो बात पता है बहुत क्लियरली. ठीक है ना, हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है, दो Cl यहाँ पे जोड़ने हैं, तो हम इसलिए इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है. इसका एक इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चला आएगा, तो ये हो गया. अब एक Cl यहाँ चला आएगा, एक Cl यहाँ चला आएगा. ये एक S है और ये एक P है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, S एक और P. ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन. आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आप लोगों को अभी नीचे कैमरा कर देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को बड़े आराम से दिख जाएगा. तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक S है और एक P है, तो कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन BeCl2 का, sp. तो आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, BeCl2 का sp आया हमारा. ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन आया. तो देखिए अब यहाँ पे ओवरलैपिंग एक s की हुई है और एक p ऑर्बिटल की हुई है. देखिए s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और p ऑर्बिटल डबल शेप का होता है, ये हम बहुत बखूबी जानते हैं. ठीक है ना, ये p है ये s है. ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखिए तीन तरीके की ओवरलैपिंग होती है, मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा. ठीक है ना, देखिए ss ओवरलैपिंग
sp ओवरलैपिंग और pp ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो pp ओवरलैपिंग देखते हैं। तो हम यहाँ बेसिकली जानने क्या जा रहे हैं, sp ओवरलैपिंग। क्यों, एक s है एक p है, तो हम यहाँ sp और ओवरलैपिंग जानेंगे कैसे होगी। देखिए ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल इसके पास आएगी, यहाँ पे कंबाइन करेगी। अगर मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे कंबाइन करेगी तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी आपको। ओवरलैपिंग यानी एक के ऊपर एक आ जाना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत कम ओवरलैपिंग हो रही है, बहुत एफिशिएंट नहीं है ये, मतलब अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हो सकता है ये हमारी p ऑर्बिटल। देखिए ओवरलैपिंग हम कैसे कराएंगे, ओवरलैपिंग ऐसे होगी, क्या, अलोंग द एक्सिस। ये देखिए ओवरलैपिंग, ये ऑर्बिटल आई s ऑर्बिटल, और ऐसे आप कंबाइन कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो ये कैसी ओवरलैपिंग है, sp ऑर्बिटल, sp ओवरलैपिंग। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग, ये दो अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि इनकी स्पिन अपोजिट है ना, देखिए ना, एक ऊपर है एक नीचे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। sp ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई है। और मैं आप लोगों को दूसरी ओवरलैपिंग दिखाता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बी किसका ले लें, BF3 का ले लेते हैं, ठीक है ना। BF3 का ले लेते हैं हम लोग, BF3। इसका वैसे निकालेंगे बोरॉन का एटॉमिक नंबर, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, शायद हाँ 5 ही होता है, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1, सही है ना, 2 2 4 1 5, ठीक है। 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। ये वैलेंस देखते हैं लास्ट सॉल्यूशन का। तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी है, ये 2s है, और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं 2p, ये ऐसे ये ऐसे ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। 3 फ्लोरीन है हमारे पास। तो देखिए इसको उछाल के, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट GS, एक्साइटेड स्टेट ES, हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये कौन सी थी, ये 2s है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन उछाल के यहाँ चला जाएगा, ये उछाल के वहाँ ले जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। हम इसको अगले ऑर्बिटल में ले जाएंगे, इसको इधर ले गए एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ठीक है ना। बात बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को दिख रहा होगा इसका, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का दोनों हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब देखिए 3 फ्लोरीन आएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक यहाँ पे। कितने ऑक्युपाई हुए, 3 ऑर्बिटल्स। और वैसे हमें पता है क्या, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होता है, sp2 होता है, sp2 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मैंने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, ताकि आप लोग ना करें गलत, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे sp2 नहीं बना, क्यों, क्योंकि एक B का होना चाहिए था, एक F का होना चाहिए था, एक यहाँ B का होना चाहिए, एक F का यहाँ, लेकिन दोनों F के हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ भी एक बोरॉन का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में हम इसका देखिए 2s का लिखा, हम ये 1s का भी लिख लेंगे, 1s2, देखिए 1s है, और देखिए यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, ये सॉरी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हाँ हालांकि सही है, यहीं पे सही है, ये बात सही है आप लोगों को, यहीं पे हो जाएगा। मैंने वो ड्रॉ नहीं किया था एक्चुअली। तो ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। एक फ्लोरीन यहाँ पे आया, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, कितना हो गया, एक S और 2 P, ये P है, ये P है, ये S है, कितना हो गया sp2। शेप मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में बता दिया, शेप मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए और मैं बताने जा रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए जो मेरे पास है वो आप जानते हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, उनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, टेट्राहेड्रली होगी। देखिए टेट्राहेड्रल ओवरलैपिंग मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अब। तो देखिए बड़े ध्यान से, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ओवरलैपिंग डायरेक्ट क्यों बताया जा रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बताना चाहिए मुझे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए टेट्राहेड्रल है, ये 3D होता है, इसका हम इतिहास में दिखा नहीं सकते, ये sp3 होता है।
तो देखते हैं। ये ऐसे आता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। ये ओवरलैपिंग कुछ होती है इस तरीके की, sp3 ओवरलैपिंग होती है। तो इनके बीच में भी छोटी छोटी ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होती हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग बुक में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये कैसी ऑर्बिटल्स है, ये और ये और ये और ये कैसी हैं, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इन देखिए मैं बोल रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, मान लीजिए CH4 लिखा है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कार्बन ने अपने sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 4 हाइड्रोजन को रखा हुआ है, ठीक है ना। यानी एक हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, दूसरा हाइड्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, तीसरा हाइड्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, चौथा भी उसी में, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ में आएगा। ओवरलैपिंग आप लोग ऐसे दिखाएंगे। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ और ओवरलैपिंग्स। मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग ने बेसिकली स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, बना के हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर sp, ये हमारा लीनियर sp, मैं स्ट्रक्चर बोल चुका हूँ लेकिन मैं ज्योमेट्री बना रहा हूँ। sp2 मतलब sp2 ऐसे ट्रायगोनल होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब ट्रायंगल पे ही आइटम रहेंगे और प्लेन में रहेंगे, ठीक है ना। ये है लीनियर। sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये पीछे जा रहा है, ये आगे आ रहा है, ये दो प्लेन पे है, ठीक है ना। ये और ये प्लेन पे है, ये पीछे जा रहा है, ठीक है ना। इन सब पे टर्मिनल पे एटम लगे हुए, ध्यान रखिएगा। बीच में भी एटम है, यहाँ पे एक एटम को तभी जुड़ा, जैसे BeCl2, यहाँ B है, Be है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ठीक है ना। ऐसे BeCl ऐसे जुड़ा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सिर्फ ज्योमेट्री बता रहा हूँ तो आप लोग समझिएगा ज्योमेट्री। तो ये हमारा sp3 हो गया, इसको जरा ध्यान से बनाइएगा। और आगे देखते हैं हम लोग, 3 हाइब्रिडाइजेशन हो गए हमारे, चौथा हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन मिटा रहा हूँ जो लिखा हुआ था। तो हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर देख लेते हैं sp3d। sp3d का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कोई बता सकता है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, मतलब ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, एक ट्रायगोनल बनाइए यानी ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, और ये कैसा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग देख तो लिए ही होंगे। देखिए ये मैं से इसको जोड़ देना। देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मान लीजिए, और उसके ऊपर एक बॉन्ड और एक नीचे एक बॉन्ड, ठीक है ना। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये ट्रायगोनल भी है, बाय पिरामिडल, यानी ऊपर इसको ऐसे जोड़िए, इसको ऐसे जोड़िए इसमें, और इसको ऐसे जोड़िए, और इसको ऐसे जोड़िए, तो ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा, नीचे भी एक ट्रायगोनल पिरामिड बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये आप लोगों को समझ में आएगा, ट्रायगोनल पिरामिड, ट्रायगोनल, हालांकि sp2 को मत बोल दीजिएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, सिर्फ sp3d ही ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है और होता है, ठीक है ना। sp3d2 हम देखते हैं, sp3d2, अभी मैं पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स बताऊंगा, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स जैसे d2 है तो dx² है कि dy² है, dz है, dz, ठीक है ना। तो देखिए मैं आप क्या बताने जा रहा था, sp3d2, sp3d2 इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, देखो कैसे स्क्वायर बनाया है, एक स्क्वायर, यहाँ पे एटम्स होंगे, स्क्वायर बनाने के बाद एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। यहाँ भी एटम हो, कोई मान लीजिए G मान लीजिए, तो इसको हम कभी ऐसे बनाते हैं, स्क्वायर के जगह रेक्टेंगल बना रहे हैं, हालांकि रेक्टेंगल ही बनता है ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोई एटम है G, ऐसे कोई एटम है, और ये F, फ्लोरीन नहीं, मैं ABCD लिख रहा हूँ, ठीक है ना, F। तो इन सबको मिला दिए ऐसे ही, चारों कॉर्नर्स पर मिला दिए, तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा, ठीक है ना। ये प्लेन पे है, पूरा रेक्टेंगल प्लेन पे है, एक ऊपर पिरामिड बनेगा, एक नीचे पिरामिड बनेगा, तो ये क्या होगा, बाय पिरामिडल, ठीक है ना। इससे पता चला बाय पिरामिडल, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर, इस तरीके के स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ये एक डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही आप लोग इधर sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 hybridization implies octahedral geometry of that molecule.
we are going to deal with now sp3d3. sp3d3 hybridization means it implies the pentagonal bipyramidal geometry. मान लीजिए ये एक एटम है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ए, मैं ए लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सारे एटम सेम हो। ए मुझे पहले मैंने बोला पेंटागोनल, यानी मुझे कहीं पेंटागन बनाना पड़ेगा, ये ऐसे पेंटागोनल। बायपिरामिडल यानी एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, यानी पेंटागन बनाएंगे प्लेन पे, और एक ऊपर एटम एक नीचे एटम, ठीक है ना, वो एक ऊपर बॉन्ड एक नीचे बॉन्ड। देखिए अब यहाँ पे बात समझिएगा, जो हमारे प्लेन में होंगे, ऐसे प्लेन में होंगे वो क्या होंगे, इक्वेटोरियल, और जो ऊपर नीचे होंगे ऐसा हम इसमें भी करते थे, जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड है ये, ठीक है ना, ये जो प्लेन पे ये है, ये सब ये वाले एटम्स, ये क्या है, ये इक्वेटोरियल एटम्स हैं, ठीक है ना, और जो ऊपर हैं ये ए एंड बी, सी डी ई एफ, ठीक है ना, ए एंड बी क्या है, एक्सियल, ऊपर नीचे वाले एक्सियल, और सी डी ई एफ ये क्या है, इक्वेटोरियल, ठीक है ना, इक्वेटोरियल। तो ये इसकी जब ये क्या हो गया तुम्हारा पेंटागोनल, सबसे पहले पेंटागोनल आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप, मैं चेक कर लेता हूँ, पेंटागोनल, सॉरी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, पेंटागोनल बायपिरामिडल, दो पिरामिड बन रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को बता दी कैसे बायपिरामिडल, ठीक है ना, यहाँ स्पेलिंग कोई मैटर नहीं है, ठीक है, पेंटागोनल बायपिरामिडल। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन चैनल बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है ना, और किसी और कोई बकवास चीज़ आप बनाइए तो उस पर इतना क्रिटिसिज्म नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मैं बताने जा रहा था आपको, क्या बताने जा रहा था कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होंगी, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होंगी, देखते हैं। देखिए पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स बताने वाला था। पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स आप लोग समझ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स जानना है आप लोगों को। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स s एंड px, s के साथ px कंबाइन कर रही है, यानी px ऑर्बिटल। px मीन्स इट इज एलोंगेटेड अलोंग px, ये है हमारी px ऑर्बिटल। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा हाँ दिख रहा है आप लोगों को। ये px कैसे, x एक्सिस के अलोंग, py y एक्सिस के अलोंग, pz z एक्सिस के अलोंग, ये कौन सा y, अगर यहाँ पे z होती तो ये pz हो जाता, ठीक है ना, pz। तो और देखिए अगर किसी में स्क्वायर है या अगर ऐसा है कुछ, ठीक है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ dzx, तो zx का मतलब क्या है, z और x एक्सिस के बीच में जो प्लेन पड़ता है, मान लीजिए z एक्सिस है, ये x एक्सिस के, इसके बीच में जो प्लेन पड़ता है उसमें लाई करने वाली ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं क्या, dzx ऑर्बिटल, dzx ऑर्बिटल, ये भी dzx ऑर्बिटल है ये, ठीक है ना। अगर dyz ऑर्बिटल होता या फिर dzy ऑर्बिटल होता तो ये भी dzy ऑर्बिटल, ठीक है ना, yz 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 yz, ठीक है ना। और अगर dxy ऑर्बिटल होता, ठीक है ना, तो ऐसे ये बन जाते हैं स्ट्रक्चर्स, एलोंगेट करते हैं। देखिए sp2 में बताने जा रहा था क्या, एक s px py, p3 है अगर तो px py pz, s तो सब में कॉमन है, ठीक है ना। p3 अगर है p3 अगर है तो क्या होगा, s px py pz, एंड d अगर एक d आया है तो इसका मतलब dz स्क्वायर। हाँ d2 देखते हैं, px py pz सब में कॉमन, ठीक है ना, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ आप dyz dzx में कंफ्यूज मत होगा, d अगर 2 है तो वो dz स्क्वायर होगा और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। और अगर sp3 d3 है तो s px py pz dzx dyz dzx, ठीक है ना। d3 का मतलब 3 zx yz और सॉरी यहाँ पे लग रहा है दो बार zx लिख दिया मैंने, dzx dyz और dxy, ठीक है ना, dxy। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, परेशानी, समस्या? मैं आगे कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ।
एक बहुत ही छोटा सा फंडा और जो कि जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए कभी कभी आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ये मिलेगा, देखिए ये तो मिलेगा ही, लेकिन जब तक आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेते तब तक ये आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। देखिए दोनों का मतलब जो है डिफरेंट है, ठीक है ना। एक बात समझिएगा, DsP2 और sp2d दोनों का मतलब यहाँ पे डिफरेंट है। बस एक ही चीज़ है। देखिए DsP2 हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और sp2d हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये बात दो आप लोगों को ध्यान रखनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बात चल रही थी, हाँ और दो तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल जैसे हो गया, बॉन्ड एंगल ही बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंट हाइब्रिडाइज स्पीशीज में बॉन्ड एंगल बताना होता है। जैसे मान लीजिए sp आ गया, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है ना। एकदम लीनियर का मतलब 180 डिग्री होता है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा आराम से, ठीक है ना। sp2 का मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब अरे 120 डिग्री ऐसे, 120 डिग्री मतलब एटम 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना। sp3 मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है, इसको हम बेस भी मानते हैं। ये बॉन्ड एंगल आप लोग याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। ऊपर के 3 तो हमेशा याद ही रखना चाहिए, बाकी ये हमें इनमें दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि sp3d का मतलब होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक्सियल बॉन्ड एंगल यानी ऊपर नीचे वाला ये, और जो एक्सियल पे एटम्स अरेंज होते हैं इनके प्लेन वाले। हाँ तो मैं बता रहा था 109 डिग्री 28 मिनट ये हो गया। तो मैं बता रहा था क्या, sp3d यहाँ पे देखिए एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। इक्वेटोरियल मतलब प्लेन पे जो एटम्स अरेंज हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। प्लेन कैसा होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, मैंने बताया था sp3d TBP ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री किसकी, sp3d की। sp3d2 ये ऑक्टाहेड्रल हमारा होता है, ऑक्टाहेड्रल, और इसके बीच में इक्वेटोरियल एंगल आप लोगों को देख लेंगे बुक से, मुझे भी नहीं याद है अभी, और एक्सियल बॉन्ड एंगल, लेकिन इसका भी और इसका भी 90 डिग्री आएगा। देखिए इसका इक्वेटोरियल जानने में बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इसका हम याद नहीं रखते ना इसका याद रखते हैं, इसका बड़ी आसानी से हमें पता चल जाता है तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये होगी बॉन्ड एंगल की बात। अब मैं आप लोग कुछ एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कंफ्यूजन आता है क्या कि हम लोन पेयर्स को कहाँ रखें, देखिए CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, हम इसका फटाक से स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे ये और ऐसे, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रल है, 3D स्ट्रक्चर होता है, आप लोग ये बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा। 3D स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, मैं किसी ने दिखाऊंगा 3D स्ट्रक्चर CH4 का। XeF2 की बात आती है, देखिए यहाँ कोई लोन पेयर नहीं था, हमें लोन पेयर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं यहाँ, लेकिन XeF2 में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, Xe के पास 2 से बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा क्या, sp3d यानी TBP ट्रायगोनल बायपिरामिडल, TBP ट्रायगोनल बायपिरामिडल। Xe हम बीच में ड्रॉ करें ऐसे 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 और ऐसे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। देखिए अब बात आती है फ्लोरीन को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, मतलब ये हमारा इक्वेटोरियल है, प्लेन जो होता है इक्वेटोरियल है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारा इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। कहाँ फ्लोरीन यहाँ रखें कि यहाँ रखें कि यहाँ रखें कि यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें। और लोन पेयर्स इसके पास कितने, 3 लोन पेयर अभी भी, ठीक है ना। लोन पेयर्स कहाँ रखे हैं अभी 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी, 2 बॉन्ड बने। तो लोन पेयर्स को हम रखते हैं हमेशा कहाँ पे, जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होता है। मैं आप लोगों को दूसरे नेक्स्ट एक टाइम मिलेगा तो आप लोग बेंट्स रूल बताऊंगा, जिससे आप लोगों के स्ट्रक्चरल कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे एकदम। बेंट्स रूल बहुत ही अच्छा रूल है, उसी का एक पार्ट में बताने जा रहा हूँ कि लोन पेयर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशंस, बिकॉज एट इक्वेटोरियल पोजिशंस लोन पेयर हैज मिनिमम रिपल्शन। लोन पेयर की रिपल्शन बहुत मिनिमम होती है जब उनको हम कहाँ पे रख देते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब ये भी एक रूल है, किसका, बेंट्स रूल है। बेंट्स रूल का एक पार्ट है क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आर इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एक्सियल पोजीशन पे आ गया, और बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों बेंट्स रूल है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल और लोन पेयर्स इक्वेटोरियल, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल। ये बात समझ में आई, बेंट्स रूल का ही पार्ट है। मैं बेंट्स रूल पे और भी खतरनाक और भयानक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन। तो ये बात समझ में आई, लोन पेयर्स हमेशा
इक्वेटोरियल पे रखे जाएंगे और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड ऑन दी एक्सियल पोजिशंस। ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन पे रखा जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा XeF2 का। ये हमें बड़ी आसानी से बना ली, लेकिन इसका हम TBP नहीं बना पाएंगे जब तक हमें बेंड्स रूल के दो पार्ट्स पता नहीं होंगे। क्या? लोन पेयर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आखिरी बार, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन दी एक्सियल पोजीशंस। बात समझ में आप लोग को आई होगी एकदम क्लियरली। और एक और कॉन्सेप्ट बचा है बस। तो आज का हाइब्रिडाइजेशन, ये केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड पार्ट था शायद, तो ये खत्म हो चुका है। दिस इज टोटली फिनिश्ड। सो आप लोगों को जो करना है वो आप लोगों को पता ही है, क्या? लाल वाले बटन को दबाना है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर ये केमिकल बॉन्डिंग थर्ड फिनिश हो गया। मैं इसके बाद बताऊंगा थोड़े स्ट्रक्चरल मैकेनिस्टिक अप्रोच बताऊंगा, एक हाई प्रोफाइल अप्रोच, जिससे आप लोगों का स्ट्रक्चर नहीं फंसेगा, हर मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सॉक्स, पॉक्स, नॉक्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो और हाँ, बेंड्स रूल भी मैं जरूर बताऊंगा। तो आज का वीडियो आप खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।